कुमार जी, पिछले दिनों आपका एक वीडियो बहुत चर्चित रहा जिसमें आप भगवान शंकर का उपहास कर रहे हैं। क्या है उस वीडियो में? देखिए, मैं पिछले 20 साल से कवि सम्मेलन के जगत में हूँ और आज से 2 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को, जनसंघ वालों को, कांग्रेसियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को, सबको बहुत पसंद था। सबके मोबाइल में कोई दीवाना कहता थी, सबके मोबाइल में पगली लड़की थी, सब बड़े खुश थे। लेकिन जब अन्ना का आंदोलन आया तो भाजपाई और संघी बहुत खुश हुए कि चलो हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ कोई तो बिगुल बजा रहा है, हम इसका फायदा ले लेंगे। लेकिन जब वो भी चोरी पर उतर आए, वो भी अपने निशंक को, अपने बंगारू को, अपने कुशवाहा को, अपने येदुरप्पा को पालने लगे और संतोष हेगड़े ने कहा कि येदुरप्पा लूट के खा गया कर्नाटक को, कुछ करो भैया। उन्होंने कुछ नहीं करा, येदुरप्पा जेल गए। तो उसके बाद उन्हें लगा कि ये तो खराब आदमी है, तो हमारा काम खराब कर रहे हैं। हम जो सत्ता के लोभी आना चाहते हैं कांग्रेस का फेलियर का फायदा उठाकर, ताकि वही हम कफन चोरी कर सके जो हमने ताबूत में की थी, ताकि वही हम कारगिल के साथ कर सके कि सीमा पर सिपाही का खून बहाने के बाद हम मुशर्रफ को मिस्टर प्रेसिडेंट बुलाएं। तो उन्होंने मेरे ऊपर रिसर्च शुरू की। मैं नाम नहीं लूंगा, पर इस देश के एक बिके हुए पत्रकार, एक बड़े पत्रकार हैं जो आजकल इस काम में लगे हुए हैं, और इस देश के एक दो और बड़े लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की कि सबसे क्रेडिबल ब्रांड्स को खराब कैसे किया जाए। क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सामान मेरा था, तो मेरे एक एक वीडियो को ध्यान से देखा गया। एक कवि सम्मेलनों का बहुत पुराना चर्चित जुमला है जिसे सब महिलाओं की इज्जत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। उसे सुरेंद्र शर्मा इस्तेमाल करते हैं। सुरेंद्र शर्मा आज से 15-16 साल पहले एक फिल्म फेयर अवार्ड में पढ़ भी रहे हैं। वो क्लिप भी हमने देखी है चैनल पे। मैं भी पढ़ रहा था। बेंगलोर में एक महिलाओं के संगठन ने मुझे बुलाया 2007 में, 8 में, 11 में भी। मैंने वहां महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाई देवियों का सब कुछ है और आप ही लोगों के ऊपर है। आप देखिए कि हमारे को अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती को प्रणाम करना पड़ता है, बुद्धि चाहिए तो आप जो सरस्वती को प्रणाम करिएगा, शक्ति चाहिए तो दुर्गा को प्रणाम करिए, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी का। हमारे तीनों जो हैं भगवान ऐसे बैठे हैं जैसे बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर। वो एक पूरा हरियाणवी भाषा का, क्योंकि हरियाणवी भाषा में बैठे हैं नहीं बोला जाता, बैठा है बोला जाता है। वहां बाप को भी अलग, भाई तेरा बापू कहां है भाई, ऐसे बोला जाता है। और मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, मेरठ का। तो मैंने उस भाषा को इस्तेमाल करा। उन्होंने उसको काट के 48 सेकंड का एक वीडियो बनाया, कुमार विश्वास अब्यूजिंग लॉर्ड शिवा, और उसको उन्होंने लगा दिया। मेरा एक सवाल यहां पर है जिसे आप अपने चैनल के दर्शकों को जरूर बताएं। इस देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाले 3 बड़े नेता भारतीय राजनीति ने पिछले 20-25 साल में देखे। मतलब आप सिर्फ नफरत फैलाकर देश में राज करना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। आप बताइए कि आप लोकायुक्त क्यों नहीं बनाते, आप बताइए कि आरटीआई में आपकी पार्टी क्यों नहीं आती। कांग्रेस के पास 2200 करोड़ रुपया है, भाजपा के पास 850 करोड़ रुपया व्हाइट का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पूछा है कि भाई आरटीआई के अंडर आओ, बताओ किसका पैसा है, ये कौन लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है। दोनों बताना नहीं चाहते। तो वो पूरा षड्यंत्र है महिलाओं के खिलाफ। तो आपको मान लेना चाहिए राजनीति में जब कोई नेता बड़ा हो रहा होता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। आखिरी चीज होती है जब आप तन मन धन कहते हैं ना, तो आप फिर एक चीज बचा के ले जाते हैं। जो भी कहता है मैं देश के लिए तन मन धन दूंगा, इसका मतलब एक चीज बचा रहा है। चाहे वो नहीं, बिल्कुल नहीं बचा रहा। धन तो मेरा लग रहा है, मैं तो अपने कार्यक्रम छोड़ रहा हूं। जो शायद अन्ना हजारे भी बचा रहे हैं, शायद किरण बेदी भी बचा रही हैं, और जनरल वीके सिंह भी बचा रहे हैं। क्या है वो? वो आखिरी चीज है छवि, जिसको आदमी बचाना चाहता है कि नहीं मेरी छवि खराब ना हो जाए। मैं कहता हूं मैं इस देश के लिए तन मन धन और छवि चारों दूंगा। अगर कालपत्र में इतिहास में लिखा जाए कि कुमार विश्वास एक बहुत घटिया आदमी था, उसने शंकर जी की मजाक उड़ाई, उसने एक महिला पर यह कमेंट किया, लेकिन इस देश में जन लोकपाल बन जाए, इस देश में ग्राम स्वराज आ जाए, इस देश में राइट टू रिकॉल आ जाए, इस देश में राइट टू रिजेक्ट आ जाए और रिश्वतखोरी बंद हो जाए, तो मैं सोचूंगा बहुत अच्छा हो गया। एक आदमी की छवि से क्या होता है, एक आदमी की छवि का क्या खराब होता है। इतिहास में ना लिखा गया हो नाम किसी का, ये तो होगा कि हम लड़े, हमारी छवि खराब कर दी लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, कानून बन गए। चलिए ये मान लेते हैं आपकी ही बातों से कि आपके कुछ वीडियो जो हैं फर्जी हैं या एडिटेड हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने, लेकिन नहीं, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन एक वीडियो है नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए आपने काफी कार्यक्रम पहले किए थे और वो वीडियो भी यूट्यूब पर है। अब आप उनके विरोधी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी नहीं हूं। नरेंद्र मोदी एक प्रांत के यशस्वी राजनीतिज्ञ हैं और देश भर में उनकी फैन फॉलोइंग है और मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं अभी भी उनसे पीछे मिला था और नेशनल चैनल्स पे खबर मिल गई, हम लोग एयरपोर्ट पे मिल गए, आधा पौन घंटे हम लोग बात करते रहे और मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह है, बड़ा अनुजवत भाव है और मेरे मन में भी उनको लेकर बड़ी इज्जत है। मेरा सामान्य बात कहनी है कि अगर उन्हें देश पर राज्य करना, अरे एक बड़े नेता के रूप में आना है, तो वो बंगारू लक्ष्मण की बगल में बैठ के हैदराबाद की सभा कैसे कर सकते हैं। अगर उन्हें देश में आना है तो वो निशंक से गले कैसे मिल सकते हैं। अगर उन्हें देश में आना है तो वो राघव जी जैसी पार्टी को कैसे कह सकते हैं कि इन्हें क्यों नहीं निकाला जा रहा है। अगर उन्हें देश में आना है तो वो ये क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं कि 850 करोड़ रुपए जो हैं वो आरटीआई के अंतर्गत आने चाहिए, कि किसने दिए। चलिए फिर आप ही की बात से आपने जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किए, मैं समझती हूँ कि आपने सबको उन भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर देखा और कहा कि ये सारे भ्रष्ट छवि के लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। लेकिन जो देश की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भ्रष्टाचार के मामले में कुछ नहीं कह रही हैं, उनको सांप्रदायिक कह के उनसे अलग हो रही हैं या उनका विरोध
विरोध करिए। इसका मतलब आप उनको सांप्रदायिक नहीं मान रहे हैं? देखिए, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बड़ी अजीब अजीब डेफिनेशंस हैं। मुझे इस देश में तथाकथित कोई सेक्युलर ऐसा नहीं मिला जो गुजरात दंगे पर बात करने से पहले गोधरा बोलता हो। आप जब गुजरात पर बोलेंगे तो आपको गोधरा पर बोलना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम के देश में यह होना चाहिए क्या? अगर यासिन भटकल है तो माधुरी गुप्ता है, जिसने पाकिस्तान में रहकर हिंदुस्तान के नक्शे बेचे। देशभक्त होना किसी एक जाति का कॉपीराइट नहीं है और गद्दार होना किसी एक मजहब में नहीं लिखा गया है, दोनों में है। तो मैं आज भी मैं सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा, पर सांप्रदायिकता का जिन लोगों ने उदाहरण बना रखा कि केवल गुजरात दंगों पर बोलेंगे, गुजरात दंगे निश्चित रूप से निंदनीय है। गुजरात के उन दंगों का अपराध उस समय के मुख्यमंत्री पर होना ही चाहिए, जिम्मेदारी होती है। आपके लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं डूबे हुए हैं? किसी भी प्रकार से नहीं। आप कोई उदाहरण बताइए जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण कराओ। मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों करना चाहिए? मैं कहता हूं कोई भी तुष्टीकरण क्यों करना चाहिए? मुसलमान को वोट बैंक क्यों मानना चाहिए? और मुसलमान इस पर खुद क्यों नहीं आगे आना चाहिए? और आ रहा है आगे। हमारे साथ बहुत सारे मुसलमान आए जिन्होंने कहा वोट बैंक नहीं बनना है हमको। आज तक अब अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं हर गांव कस्बे में कब्रिस्तान की दीवार का पैसा दूंगा। यार, कब्रिस्तान की दीवार का क्यों दे रहे हो तुम एक मुस्लिम मॉन्टेसरी स्कूल का क्यों नहीं दे रहे हो जहां उनके बच्चे मदरसों से निकल कर ठीक पढ़ सके? वो कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए मैं 30,000 रुपए दूंगा। यार, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप ये को मैं हर गरीब बच्चे की शादी के लिए 30,000 रुपए दूंगा। मायावती जब भाजपा के साथ थी तब वो सांप्रदायिक थी, अब निकल गई तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुलायम सिंह जब भाजपा के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, अब निकल गए धर्मनिरपेक्ष हो गए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब सांप्रदायिक थे, अब निकल गए धर्मनिरपेक्ष हो गए। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों बाप बेटे भाजपा के साथ थे, धर्मनिरपेक्ष थे, अब निकल गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। ये कौन धर्मनिरपेक्ष है, कौन सांप्रदायिक है? इस देश का मूर्ख बनाने के लिए ये वायदे एक तरीके से मैं समझ रही हूं कि आप तमाम वायदे कर रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं करेंगी, फिर भी जनता को विश्वास दिलाने के लिए भ्रष्टाचार और कुछ और मुद्दों के अलावा और कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिसको लेकर के आपको लगता है कि आपके साथ लोगों को जुड़ना चाहिए? माधुरी जी, मैं क्यों विश्वास दिलाऊं? मैं क्यों जनता से भीख मांगू? मुझे क्या बनना है? अरविंद केजरीवाल को क्या बनना है? मुझसे किसी लड़के ने पूछा था अभी गाड़ी रोककर एक दिन कि साहब आप जीत तो रहे हो दिल्ली में, आपने सोचा है कि आप नहीं जीते तो आपका क्या होगा? मैंने पलट कर उससे कहा मेरी छोड़, तू अपना बता कि तेरा क्या होगा। अगर ये पार्टी नहीं जीती, आम पार्टी का आंदोलन नहीं चला, आम आदमी पार्टी का, तो पूरे देश में सकारात्मक राजनीति की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इस देश की संसद में 30 साल से कम उम्र के सांसद हैं। 6 के 6 राजनीतिक परिवारों से आए हैं जिनके पिता केंद्रीय मंत्री हैं या मां केंद्रीय मंत्री रही है। इस देश की संसद में 40 साल से कम उम्र के सांसद हैं, जिनमें से 48 सांसद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं। तो इस देश की राजनीति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलेगी या इस देश की राजनीति में आम आदमी की सहभागिता होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बिल्कुल नहीं मांगना। मैं क्यों जनता को कन्विंस करूं? जनता को लगे कि विजय गोयल जैसा आदमी इस दिल्ली को सही कर लेगा, शीला दीक्षित दोबारा आके कर देगी, सही कर लेगा, या अरविंद केजरीवाल कर लेगा, तो जनता उन्हें चुन दे। मैं तो आराम से कवि सम्मेलन जाऊंगा, आराम से अपना काम करूंगा और सोचूंगा भैया ठीक है, जहां जहां मेरा होगा दाव, मैं लोगों से कहूंगा भैया जागो, देश लुट रहा है, बेलदारी लुट गई। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? डेफिनेटली मुजफ्फरनगर में दो वर्गों के बीच संघर्ष हुआ। ये प्रशासन की फेलियर है। इस समाजवादी पार्टी ने, इस बसपा ने, इस कांग्रेस ने, इस भाजपा ने कभी ये नहीं सोचा कि मुजफ्फरनगर इतनी चीनी देता है हिंदुस्तान को, इतनी सारी चीजें देता है, आओ मुजफ्फरनगर में प्रशासन व्यवस्था ठीक करते हैं। मुजफ्फरनगर में पहले से जातीय हिंसा खूब होती रही है, खाप पंचायतें खूब निर्णय करती नहीं है। ये नहीं सोचेंगे क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि अगर हिंदू, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यादव, इनके पोलराइजेशन पर अगर चुनाव हो तो सबका फायदा होगा। लेकिन अगर ये पूछने लोग लग गए कि भाई सड़क कहाँ है भाई साहब, बिजली क्यों नहीं आती मुजफ्फरनगर में, क्राइम इतना क्यों बढ़ गया है, बच्चों के स्कूल क्यों नहीं है, IIT क्यों नहीं आई, तो सारे बगले झांकने लगेंगे 67 साल में राज्य तो इन्हीं का रहा है। तो ये जो जातीय हिंसा है ये इनकी पॉलिटिकल फैलाई हुई है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि देश जाग गया है और जो इनकी सोच है कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके जीत में वोट ले लेंगे और सरकार बना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा होगा तो देश का भी दुर्भाग्य है और मैं देश का एक सामान्य नागरिक हूं, मेरा भी दुर्भाग्य है कि 67 साल बाद गांधी नोआखाली में जो भूखे बैठे थे इसलिए कि हिंदुस्तान में हमें मिलकर रहना है, अगर ये हमें आज भी लड़ाकर हमारी लाशों पर अपनी सरकार बना सकते हैं तो इसका मतलब जागरण में अभी कुछ कमी रह गई है, अभी गली गली गांव गांव जाना बाकी है। तो आप सिर्फ एक क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी राजनेता रहेंगे या ये टिकट लेकर आप चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। देखिए, लेकिन कवियों ने बड़ा स्थिति प्रतिकूल की, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे कवि सोनिया गांधी के भाषण की हिंदी ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे कवि उत्तर प्रदेश में लगभग आधा दर्जन कवि हैं, 6 कवि हैं जो लाल बत्ती लेकर घूम रहे हैं, जो छोटे छोटे आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए मुलायम सिंह द्वारा। वो कभी नहीं बोलेंगे मुजफ्फरनगर पर, वो कभी नहीं बोलेंगे अखिलेश यादव सरकार की गुंडागर्दी पर, क्योंकि उनकी लाल बत्तियां प्रभावित हो जाएंगी। बहुत सारे कवि हैं जो अकादमियों के अध्यक्ष बने हुए हैं,
बहुत सारे कवि जिन्हें पद्मश्रियां मिल रही हैं, मुझे कभी पद्मश्री नहीं मिलेगी, मुझे लाल बत्ती भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लाल बत्ती कल्चर के हम खिलाफ हैं। हमने लिख कर दिया कि लाल बत्तियां खत्म होनी चाहिए। कल को अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए और अगर पहली गलती करेगा तो उसके खिलाफ सबसे पहली कविता मैं पढ़ूंगा, उसके खिलाफ सबसे पहला आंदोलन मैं करूंगा। और मैं आपसे आज कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आ जाए और 1 महीने के अंदर अंदर अन्ना हजारे का जन लोकायुक्त बिल सदन में पास नहीं करा तो जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आमरण अनशन मैं कर दूंगा। एक बेहद संवेदनशील कवि हैं आप और जाहिर है बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं आपके। जानना चाहूंगी कि राजनीति और कविता को जोड़कर कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। मैं कवि ही हूँ, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं सुबह अपनी पोर्च में बैठता हूँ, चिड़िया गाती है तो मेरा मन नहीं करता कि मैं जाऊँ रैली में संबोधित करूँ। मैं सुबह बैठता हूँ तो हवा चलती है तो मेरा मन करता है कि मैं कोई गज़ल गुनगुनाऊँ, मैं संगीत का साज उठा लूँ, मैं कुछ गाऊँ। लेकिन मुझे पता चलता है कि 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो गया, दरोगा 2000 रुपये दे रहा है, कह रहा है 2000 रुपये दो, भूल जाओ। लड़के बुलाते हैं, लोग बुलाते हैं, तो मुझे लगता नहीं मुझे जाना चाहिए। मैं उठता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, भारत माता की जय लगाता हूँ, लाठियाँ खाता हूँ, मेरा मन नहीं करता। मैं दिन सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि इस देश में राजनीति ठीक कर ले, मैं कलाकार के रूप में, कवि के रूप में अपनी कविता गा पाऊँ। वो सुनाएं जो वो सुनना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जिंदा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। अपनी सहभागिता पहचानिए, अपनी शक्ति पहचानिए, अपने मत की शक्ति पहचानिए और एक अच्छे भारत का सपना अगर आप सचमुच देखते हैं, आज़ाद भारत का सपना देखते हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए। कुमार विश्वास जी, आपने साधना न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो कविता हमेशा देश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। ऐसे ही एक कवि, एक नेता हमारे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन दरअसल वो देश के एक सबसे महंगे कवि भी हैं।